नमस्कार दोस्तों, दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। जी हाँ, BTME 141 टूरिज़्म अंडरटेकिंग, उसका थर्ड जो यूनिट है, हम लोग जो पढ़ रहे थे इसके पहले हमने पढ़ा रोड ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट में। अब हम आते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट। जी, तो रेल ट्रांसपोर्ट यूनिट 3 BTME 141। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड द टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, कि रेलवे में जो ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, रेलवे जिस तरह से यातायात करता है, रेलवे के जो यातायात है उसमें समय समय पर किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई है, उसकी उन्नति कैसे हुई है दिन ब दिन, और उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे, रेलवे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चरित्र हैं रेलवे के, वो जानेंगे हम। आइडेंटिफाई द मेजर रेलवे सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खास जो रेलवे सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवेज इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया, हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म यानी हमारे घर के टूरिज्म यानी हमारे हिंदुस्तान के टूरिज्म में रेलवे की क्या महत्वता है, महत्वपूर्णता है, या रेलवे का क्या महत्व है, किस वजह से रेलवे हमारे टूरिज्म को हेल्प करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट ट्रेन्स हैं, जैसे सबको पता है पैलेस ऑन व्हील्स जो है हमारा, ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट ट्रेन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, उसमें आते हैं। रेलवेज आर द पायनियर अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू देयर यूनिक फीचर्स लाइक कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी, रेगुलरिटी, लार्ज कैपेसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक ही चीज़ दो बार लिखी है इनमें। तो रेलवेज को ट्रांसपोर्ट के हर मोड के अंदर सबसे ज़्यादा आगे रखा जाता है, पायनियर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। जैसा एक है कनेक्टिविटी, इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, अलग अलग जगहों में जाल बिछा हुआ रेलवे लाइनों का। अफोर्डेबिलिटी, कि आप फ्लाइट से कम पैसे में ट्रेन में जा सकते हैं। आप टू व्हीलर अगर खुद बुक करते हैं, पर्सनल कार, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें अब रेलवे में कम पैसे में जा सकते हैं। रेगुलरिटी, कि रेल आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलती रहेगी, लगातार रेलवेज आपको मिलती रहती है एक के बाद। अगर लोकल ट्रेन में जाते हो तो एक के बाद एक ट्रेन आपको मिलती रहती हैं। लार्ज कैपेसिटी की, उसमें खूब सारे लोग, अब ये तो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप फ्लाइट में जाएं, आप कोचेज़ में जाएं, आप टैक्सी में जाएं, कैब में जाएं, कि रेलवे जितने तादाद में लोग तो किसी भी दूसरे ट्रांसपोर्ट पे नहीं जा सकते एक साथ एक ही टाइम पे। इंडियन रेलवेज विच अकाउंट फॉर द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया। अब इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, जो कि हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसको प्रमोट करने में और ट्रैवलर्स के लिए आगे बढ़ने में या यातायात करने के लिए। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वैरायटी ऑफ लग्जरियस कस्टमाइज्ड टूरिस्ट ट्रेन्स लाइक पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, महाराजाज एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, रॉयल ओरिएंट, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं टूरिस्टों के लिए खासकर जो ट्रेन बनाए गए हैं, जो कि आम नागरिकों के लिए, मतलब आप डेली की ज़िंदगी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उनकी। उसमें से कुछ हैं जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स, मैंने पहले ही बताया, डेक्कन ओडिसी, महाराजाज एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, रॉयल ओरिएंट और महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। अब रेलवेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन टूरिज्म। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे कि रेल सेवा और उसकी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस इन टूरिज्म, उसकी ज़रूरत या उसकी अहमियत टूरिज्म में क्या है। टूरिज्म रेफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस अवे फ्रॉम देयर लोकेशन ऑफ वर्क and residence for varied purposes including leisure, recreation, health, education, wellness, adventure, etc. ये टूरिज्म की परिभाषा इन्होंने दी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं छोटा सा बताता हूँ कि क्या लिखा है कि टूरिज्म में, किसी भी टूरिज्म एक्टिविटी में आदमी या मनुष्य जो है वो
एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन में ट्रैवल करता है, ऐसी जगह पे जाता है जो कि उसके खुद के रहने की जगह ना हो, उसका घर ना हो, या उसका उसका रेजिडेंस ना हो, या उसके काम करने की जगह ना हो। और किस वजह से जाता है, किन वजहों से जाता है? लेजर, आराम करने के लिए, रिक्रिएशन, वहाँ पे थोड़े खुशी के पल बिताएगा, थोड़े आराम करेगा। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगा, थोड़ा रिक्रिएशन, फ्रेश, हेल्थ के लिए जाएगा, थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स, कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कुछ लोग हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वेलनेस, ताकि हर चीज़ अच्छा हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, उसके लिए जाते हैं। एडवेंचर, कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग समुंदर में जानते हैं एडवेंचर जो होता है, कुछ लोग जंगल सफारीज पे जाते हैं। The phenomenon of tourism essentially occurs when people start traveling from their place of origin to a specific destination. तो टूरिज्म का जो फिनोमिनन है वो तभी पैदा होता है, तभी वो टूरिज्म माना जाता है जबकि एक इंसान अपनी ओरिजिन की जगह, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ उसकी पैदाइश है, उसको छोड़कर जब वो किसी स्पेशल डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, किसी खास जगह की तरफ जाता है। Whilst different modes of transportation such as roadway, railway, airway and waterway that link the place of origin to the destination are prerequisite to taking a tour. तो उसके अपने डेस्टिनेशन, अपने ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन, यानी उसकी पैदाइश या उसका जहाँ रहना है, खाना है, वहाँ से लेके जहाँ वो जा रहा है, वहाँ जाने के लिए उसके पास काफ़ी सारे चॉइसेस रहते हैं वहाँ से यातायात के लिए। जैसे कि हो गया रोडवे, हो गया, रोड से जा सकता है, रेल से जा सकता है, एयरवे, हवाई जहाज से जा सकता है, या फिर वाटरवे, समंदर से वो जा सकता है। इसके लिए उसके पास बहुत सारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ऑप्शंस होते हैं। हेंस टूरिज्म कांट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेसिबिलिटी। तो बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, यातायात के साधन के, या यातायात के साधन जो आपको वहाँ जाने के लिए रास्ता या आसानी मुहैया कराता है, उसके बगैर तो टूरिज्म संभव ही नहीं है। Among all the modes of transportation, railways are the most widely used, suitable for long distance tours and usually affordable mode. तो जितने भी यातायात के साधन हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रेलवे का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म की जगहों पे जाने के लिए, सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, की लंबी दूरियां तय करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं बीच में रुकना पड़े, लेकिन हर जगह एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ट्रेनें हर जगह पहुंच जाती हैं आपकी। एंड यूजुअली अफोर्डेबल, और दूसरे जो मोड्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा आपको अफोर्डेबल यानी सस्ता पड़ता है, आपकी जेब में भारी नहीं पड़ता, जेब में हल्का पड़ता है वो थोड़ा सा। इंडियन रेलवेज हैव अट्रैक्टेड लोअर और मिडिल इन क्लास इनकम ग्रुप पीपल टू ट्रैवल फॉर हॉलीडे और पिलग्रिम्स और विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। भारतीय रेल जो है उसने मिडिल क्लास, हमारे जैसे जो निम्न मध्य वर्ग परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार या जो थोड़ा सा गरीब परिवार है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, अपनी ओर खींचा है। क्यों? ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि हम लोग जाना आना कर सकते हैं। अगर किसी के पास रिजर्वेशन के लिए पैसा नहीं है तो वो जनरल बोगी में टिकट लेके जा सकता है, लेकिन वो जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, अगर पैसा नहीं है तो आप कैब बुक नहीं करा सकते, लेकिन रेलवे में आप जनरल बोगी में जा ही सकते हैं, जो बहुत कम पैसे में हो जाता है। तो इसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जो लोग छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास वाले जो है या निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, और जो लोग पिलग्रिम्स हैं यानी जो धार्मिक स्थलों पे जाना चाहते हैं, भक्तजन हैं, ऐसे लोगों को भी, और या फिर जो लोग रिलेटिव्स के घर जाना चाहते हैं या दोस्तों के घर जाना चाहते हैं। The railways can be rightly designated as the principal mode of contemporary modes of transportation for short or long haul travel in India. तो रेलवेज को प्रिंसिपल मोड, मुख्य जरिया ट्रैवलिंग का, जो यातायात का मुख्य जरिया आज की डेट में, जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, जो अभी की डेट में है, वो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो रेलवे आज की डेट में पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। रेलवेज एंजॉयड द मोनोपोली ओवर सरफेस ट्रांसपोर्ट। रेलवे ने इस चीज़ को एंजॉय किया है कि सरफेस में क्या है, बसें हैं, कैब्स हैं, कोचेस हैं, टैक्सी या रेल है। इसमें रेलवे ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है मोनोपोली की। उसके एक अपना एक होता है ना कि आधिपत्य जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि जिसके उसका राज होना, रेलवे का अपना ही एक राज है। जब आप कितना भी कुछ कर लो, एक गाड़ी बुक करने में, एक छोटी सी कैब बुक करने में, एक बस बुक करने में जितना पैसा लगता है उससे बहुत कम पैसे में आप रेलवे में ट्रैवल करते हो। इसलिए रेलवे का अपना एक जिसको बोलते हैं वट है,
उसकी एक पावर है, उसका एक राज है रेलवे का। रेलवेज हैव प्लेड द वाइटल रोल इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज इन द। तो रेलवे जो है, रेल ने पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मदद की है डेवलप होने में, उन्नति होने में। सोशल, सामाजिक उन्नति में रेलवे ने बहुत मदद की है। इकोनॉमिक, पैसे के, आर्थिक जिसे कहते हैं, पैसे के मामले में बहुत मदद की है उन्नति होने में। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट और राजनीतिक, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति में रेलवे ने पूरी दुनिया में हर देश को मदद की है आगे बढ़ने में। Requiring a very huge capital outlay, railways are the principal means of transport which carries the highest proportion of the total traffic of people and cargo. अब रेलवे का जाल बिछाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि आपको, जैसे आप अगर इसमें रोड बनाओ तो सिर्फ रोड बनते, लेकिन इसमें आपको रास्ते तोड़कर जो है आपको रेलवे की लाइन बिछानी होगी, पटरी, जिसमें कि आपका लकड़े बिछाने, उसके ऊपर लोहे की पटरी बिछाना हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि आप पहले पटरियाँ बिछाओ, उसके बाद फिर एक एक की रेलवे की बोगी लगाओ, तो 12 बोगी, 14 बोगी, 15 बोगी जो लगती है, उसमें बहुत पैसा लगता है। लेकिन हाई कैपिटल आउटले है उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन रेलवेज आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं ट्रांसपोर्ट में, यातायात में, विच कैरीज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल। जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसी भी देश का रेलवे ही कैरी करता है, चाहे लोकल ट्रेन ले ले, चाहे लंबी दूरी की ट्रेन ले ले, और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। रेलवेज ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये मैंने पहले ही बताया कि रेलवे ट्रैवल और टूरिज्म में एक बहुत खास भूमिका अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रेलवे। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन द 18th century and the further expansion and advancement in the 20th century propelled the demand for travel and tourism activities worldwide। 18वीं शताब्दी में रेल का विस्तार होना चालू हुआ, जिसने कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चालू कर दिया। और जब उसका एडवांसमेंट और ज़्यादा उसका विस्तार आगे होने लगा, जबकि 20th century में आने के बाद, तो उसने तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ही इच्छा जागृत कर दी कि आदमी ट्रैवल और टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व और जगह जगह घूमना फिरना चालू कर दें। ऑन 21 फरवरी 1804, 21 फरवरी 1804, ये याद रखिएगा डेट, 21 फरवरी 1804, द फर्स्ट स्टीम पावर्ड रेलवे जर्नी ऑफ द वर्ल्ड टुक प्लेस अलॉन्ग द ट्रामवे ऑफ पेनिडेरन आयरन वर्क्स नियर मर्थियर टिटफिल इन साउथ वेल्स। तो साउथ वेल्स के पास में मर्थियर टिटफिल, साउथ वेल्स में मर्थियर टिटफिल्स के पास में पेनिडेरन आयरन वर्क्स है। वहाँ पे पहली जो है स्टीम इंजन, जिसे भाप से चलने वाली रेलगाड़ी जिसको कहते हैं, जो हमने गदर में देखी थी, जो सनी देओल वो डाल रहे थे, क्या बोलते हैं, कोयला डाल रहे थे, तो भाप निकल रही थी और तेज चल रही थी। तो भाप से चलने वाली जो है ट्रेन, वो 21 फरवरी 1804 में पहली चली थी हमारे पेनिडेरन आयरन वर्क्स में, ठीक है, साउथ वेल्स में। द फर्स्ट स्टीम ऑपरेटेड ट्रेन रनिंग ऑन स्टील रेल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1825। और पहली स्टीम ऑपरेटेड जो इंजन थी, जो पहली स्टीम भाप से चलने वाली इंजन थी, जो कि स्टील रेल पे चली थी, यानी स्टील की पटरी पे जो चली थी, वो थी इंग्लैंड में 1825 में। वो 1825 में इंग्लैंड में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको आविष्कृत किया गया था। And the USA's first railway road was built from Baltimore to Ohio in 1830। और अमेरिका की जो पहली रेलवे रोड है, यानी रेलवे सड़क जो है, वो बनाई गई थी बाल्टीमोर से ओहियो तक, बाल्टीमोर से लेकर ओहियो तक 1830, यानी 1804 में पहली चली 21 फरवरी को। और उसके बाद आया कि हमारी जो 1825 में इंग्लैंड में चली, जो पटरी के यूपर, पहली स्टील की पटरी के ऊपर, और 1830 में पहली स्टील की पटरी जो बनी, वो हमारी जो है यूएसए में बनी। फर्दर इन 1825 द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रोल्ड बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन इंग्लैंड। अच्छा, तो पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी, यानी यात्रीवाही जो रेलगाड़ी थी, यात्रियों को वहन करने वाली जो रेलगाड़ी, यात्रीवाही रेलगाड़ी थी, वो 1825 में इंग्लैंड में चली थी
स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में वो चली थी। द ग्रेट ब्रिटेन एस्टेब्लिश द फर्स्ट एक्सप्रेस रूट विच वॉज डेवलप्ड बाई ग्रेट वेस्टर्न रेलवे। पहली एक्सप्रेस रूट जो है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन थी, वो ग्रेट ब्रिटेन में एस्टेब्लिश हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन ने उसको तैयार किया था। ग्रेट वेस्टर्न रेलवे, जो उन लोगों की जो रेलवेज थी, जो ग्रेट वेस्टर्न रेलवेज थी, उन्होंने बनाई थी फ्रॉम लंदन टू ब्रिस्टल। लंदन से लेके ब्रिस्टल तक वो एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी, तेज गति वाली जो ट्रेन थी वो चली थी। हैज गेन पॉपुलैरिटी एज गॉड्स वंडरफुल रेलवे। उसे कहा जाता था कि गॉड्स वंडरफुल रेलवे, भगवान के द्वारा बनाई हुई एक खूबसूरत रेलवे उसे कहा जाता था। थॉमस कुक इन 1841 चार्टर्ड अ ट्रेन फ्रॉम लेकेस्टर टू लोबोरो विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज टूर ट्रेन। अब थॉमस कुक हमने पहले बात की है, जिन्होंने कि पहला टूरिज्म जो टूरिस्ट एक पैकेज जिन्होंने बनाया था, तो वो पिता माने जाते हैं टूरिज्म के, थॉमस कुक। तो थॉमस कुक ने 1841 में एक ट्रेन बुक की थी टूरिस्ट के लिए, उन्होंने पैकेज में अपने, जो चली थी लेकेस्टर से लोबोरो तक। उसे पहला ऑर्गेनाइज टूर बाय ट्रेन कहा जाता है, मतलब पहला किसी व्यक्ति ने जिसने ऑर्गेनाइज की थी, जिसने उसकी तैयारी की थी और उसको बनाया था, उस टूर को थ्रू ट्रेन उसने लोगों को भेजा था एक जगह। बाय 1900 ट्रेन्स वेर फास्टर, कंफर्टेबल, सेफर एंड सम लग्जूरियस। 19वीं शताब्दी तक ट्रेन जो थी, रेल जो थी, वो फास्टर, तेज हो गई थी, तेज गति वाली हो गई थी, कंफर्टेबल, आरामदायक हो गई थी, सेफर, बहुत सुरक्षित हो चुकी थी, और सम लग्जरी, उसमें कुछ आराम का सामान मिलने लग गया था, आरामदायक चीजें मिलने लग गई थी। रेल रोड्स कुड ऑफर एमिनिटीज ऑफ मॉडर्न लिविंग इंक्लूडिंग लाइटनिंग, स्टीम हीट, स्लीपिंग कार्स एंड बेटर रूम फैसिलिटीज। अब रेल रोड जो बनने लग गई थी, चारों तरफ रेलवे की लाइनें बिछने लग गई थी, उससे क्या हुआ था, कुछ मॉडर्न लिविंग, मतलब जो उस वक्त के ज़माने में जो मॉडर्न लिविंग थी, रहन सहन जो था, उसके कुछ आराम वो ट्रेन में प्रदान करना शुरू कर दिया था उस वक्त, कि जो आराम आपको घर पे या आपके ऑफिस में या जगह मिलती, वो ट्रेन में मिलना चालू हो गया था 19वीं शताब्दी तक। कैसे कि उसमें इंक्लूडिंग लाइटनिंग, अब ट्रेनों में लाइट जलना चालू हो गई थी, स्टीम हीट, आपको स्टीम और हीट मिलने लग गई थी उसमें, ठीक है। स्लीपिंग कार्स, आप उसमें सो के जा सकते हैं, जो जैसे हम चेयर कार होती है, स्लीपिंग कार होती है, बर्थ होते हैं, बर्थ मिल गए थे, लोग सो के जा सकते थे, और बेटर रूम, और अब जो रूम्स जो थे वो सुंदर होने लग गए थे और खूबसूरत होने लगे थे और अच्छे होने लग गए थे पहले से, कि आप आराम से उसमें जा सकते हैं। विद द एडवेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन 1920 to 1930, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में जो और ज़्यादा एडवांसमेंट आया, और ज़्यादा उन्नति हुई, और ज़्यादा नई नई चीज़ें आविष्कृत हुई गाड़ियों में। रेल इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड स्पेशली आफ्टर द 2 सक्सेसिव वर्ल्ड वार। अब क्या हुआ, गाड़ियां जब आने लग गई, लोगों को ज़्यादा सहूलियत उसमें मिलने लग गई, तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वार जो 2 हुए लगातार, उन दोनों वर्ल्ड वार के बाद रेलवे में अब गिरावट आने लग गई, रेल यातायात में गिरावट आने लग गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लोगों ने गाड़ियों का मतलब इस्तेमाल करना ज़्यादा चालू कर दिया था, वो बाई रोड ज़्यादा पसंद करते थे जाना। मोर पीपल बॉट कार्स एंड फाउंड देम चीप टू ऑपरेट एंड मोर फ्लेक्सिबल इन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। तो लोगों ने क्या किया, अब कारें खरीदना चालू कर दी, तो कारें ली तो आराम से कहीं से भी जा घुस सकते थे, गलियों से, छोटे छोटे रास्तों से जाना आना कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने फिर धीरे धीरे रेल को थोड़ा साइड कर दिया और उन्होंने कार को अपना मेन ऑप्शन रखना चालू कर दिया, बशर्ते कि रेल से जाने की बजाय, क्योंकि उसमें रूट्स और शेड्यूलिंग बहुत आसानी से जा सकते। रेलवे में जैसा था कि आप अपने टाइम के हिसाब से नहीं जा सकते, कार में अपने टाइम के हिसाब से जा सकते। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बर्लिन इन 1879। पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन जो थी, वो बर्लिन में 1879 में बाई वर्नर वॉन सीमेंस द्वारा उसको चालू किया गया था। पहली जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन थी, जो अभी तो हर जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चलती है, वो पहली जो थी वो वर्नर वॉन सीमेंस ने वो चालू की थी। आप याद रख सकते हैं, सीमेंस का वो फ़ोन आता था हमारा, तो सीमेंस का फ़ोन से आप समझ सकते हैं फ़ोन इलेक्ट्रिक, तो उस हिसाब से आप ट्रेन को याद रख सकते हैं कि भाई पहली जो पैसेंजर ट्रेन चलती, यानी अब सीमेंस का फ़ोन जो है वो हर पब्लिक यूज़ करते पैसेंजर, यानी तो पैसेंजर के बाद जो पहली थी वर्नर वॉन सीमेंस ने पहली ईजाद की थी 1879 में। वाइल्स द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रैन फ्रॉम बोरीबंदर बॉम्बे
टू थाने ऑन 16 अप्रैल 1853। अब पहली जो ट्रेन इंडिया में जो चली थी वो चली थी बोरीबंदर, बॉम्बे तब अब मुंबई है, वो बोरीबंदर मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हमें याद रखना चाहिए इसे, बहुत ज़रूरी डेट है। द फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट जमालपुर बिहार इन 1862। 1862 में पहली रेलवे वर्कशॉप बनी, जहाँ पे कि रेलवे जो है हमारे जो रेल्स हैं, पटरियाँ हैं, इनको ठीक ठाक करना, इनकी देखभाल करना, इसके लिए पहली वर्कशॉप बनी जमालपुर बिहार में 1862 में, विच ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया, जो धीरे धीरे सबसे खास जो औद्योगिक स्थान बन चुका था इंडिया का। एक समय के बाद में वो सबसे खास औद्योगिक स्थान बन चुका था इंडिया का। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया। तो हिंदुस्तान जो भारत जो है वो वर्ल्ड में उसका जो रेलवे नेटवर्क है वो 4थे नंबर पे आता है। सबसे पहले में आता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, दूसरा होता है चाइना, तीसरा रशिया और चौथा है इंडिया। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब तीन मतलब हिसाब से देखा जाए तो तीनों सुपर पावर्स, उसके बाद हम भी सुपर पावर्स के बराबर में ही है हिसाब से देखा। Some of the recent advancements in the field of rail transport in India include increased digitalization in booking। तो recent आज के ज़माने में जो advancements हुई हैं बहुत ज़्यादा रेलवे में, उनमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे डिजिटलाइजेशन इन बुकिंग। अब आप डिजिटल बुक कर सकते हैं ट्रेन की टिकटें, ये था पहले नहीं था, अब हो चुकी है घर से भी। ई केटरिंग, आप अपने फ़ोन पे खाना बुक कर सकते हैं चलते हुए ट्रेन में, कि अगले स्टेशन पे आपको वो खाना दे के चले जाएंगे। सीएनजी ट्रेन, अब तो गैस से चलने वाली ट्रेन आ गई हैं सीएनजी ट्रेन, जो कि पहले कभी भी नहीं सोची नहीं गई थी। अब वैरायटी ऑफ टूरिस्ट एंड लग्जरी ट्रेन, टूरिस्ट और लग्जरी ट्रेन में हमने पहले बात की, 7-8 नाम हमने बताए हुए, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, तो ये बहुत सारी आ चुकी हैं। और है हमारी एंड एडवेंट ऑफ हायर स्पीड ट्रेन। अब दुगनी तेजी से चलने वाली जो ट्रेनें आ गई है, बहुत ज़्यादा तेज, जैसे राजधानी एक्सप्रेस सबको पता है कम समय लेती है, दुरंतो एक्सप्रेस बहुत तेजी से चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड गतिमान एक्सप्रेस, ये बहुत तेजी से चलने वाली ट्रेनें। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे। रेलवे के क्या क्या चरित्र हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सबसे बेसिक चीज़ कि रेलवे किस लिए यूज़ होता है, पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। क्या आम पब्लिक किस में जाएगी, रेलवे में जाएगी। सबसे ज़्यादा लोग रोज़ ऑफिस उसी जाते हैं, उसी से आते हैं, कहीं भी जाना आना बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि एक ही वक्त पे बहुत सारे लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहला जो कैरेक्टरिस्टिक। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट एनेबल्स द नंबर ऑफ पीपल्स टू ट्रैवल टुगेदर अलोंग ए पर्टिकुलर रूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें कि बहुत सारे लोग एक ही वक्त में एक रूट पे, एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा कर सकते हैं। Railways are a means of public transportation as it facilitates hundreds of people to travel together along a designated track. रेलवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि एक ही वक्त पे 100,000 कई लोगों को, लाखों लोगों को हर दिन ये एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड रूट पे ट्रैवल करा रहा है एक ही साथ, जो कि संभव नहीं है। अगर आप किसी गाड़ी में जाएं तो 3-4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, लेकिन रेलवे इतने 100 लोग, कई 100 लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। हेंस रेलवे प्रोवाइड अ सेफ एंड एसेंशियल ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर गुड्स एंड पीपल। तो रेलवे जो है, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, वो बहुत सेफली खूब सारा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और यानी बहुत सुरक्षित तरीके से, और इंसानों को भी रेलवे जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सुरक्षित तरीके से लेके जा सकती हैं। दूसरा, मोस्ट वाइडली यूज्ड। पहला हो गया कि लोगों का ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है मोस्ट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो आप वैसे भी दिमाग में लाते कि फ्लाइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेन में 10 रुपये की टिकट लो तो आप कहीं भी चले जा सकते हो, तो अफोर्ड। तो इसके हिसाब से क्या हो कि मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उस रेलवे की। तो ट्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्टेशन है। दे आर प्रेफर्ड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यूज। सबसे ज़्यादा तादाद में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करना हो, तो कम पैसे में सुरक्षित एक जो हमारी यात्रा हो जाती है। तीसरा जो आते हैं हम, टाइम टेबल।
जो इसमें जो एक खासम खास चीज़ है वो कि ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती है। इसकी तीसरा जो चरित्र है, पहला कि पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट है, दूसरा है कि ये मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तीसरा है ये टाइम टेबल के हिसाब से चलती है ट्रेनें, कि आप अपने हिसाब से ट्रेन को नहीं चला सकते, ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से चलेगी। रेलवेज मोस्टली ऑपरेट ऑन अ शेड्यूल टाइम टेबल, लाइक इंडियन रेलवेज रन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्री प्लान टाइम टेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। रेलवे, वही मैंने जो कहा कि रेलवे अपने एक शेड्यूल टाइम टेबल के हिसाब से चलती है, कि उनका एक तय समय सीमा होती है जिसके अंदर ही वो रेलवे चलती हैं। तय समय के हिसाब से रेलवे आगे बढ़ती हैं, चाहे वो आदमी के चलने के लिए ट्रेन हो, चाहे वो सामान के यानी जो मालगाड़ी है उसके चलने के लिए जो ट्रेन हो। फॉर एवरी ट्रेन देयर इज अ शेड्यूल्ड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर एट ईच स्टेशन। हर ट्रेन की एक खास जगह होती है और एक खास हर ट्रेन का वक्त होता है किसी भी स्टेशन पे पहुंचने का या किसी भी स्टेशन से चलने का। ये सबको मालूम है, वो दिखा देते हैं हमारे बोर्ड पे कि इतने बजे ये ट्रेन निकलेगी, उतने बजे ये ट्रेन निकलेगी। हमारे पास वो बुकलेट्स भी आती हैं, इसमें लिखा रहता है कि ये ट्रेन इतने बजे छूटती है। तो हर ट्रेन का एक टाइमिंग होता है छूटने और पहुंचने का कहीं पे। द शेड्यूल फॉर वेरियस ट्रेन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेल, भारतीय रेल जो है वही इस शेड्यूल को प्रिपेयर करती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ छूटेगी, ताकि कोई भी क्लैश ना हो किसी के साथ किसी। फिर भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा ही दुखी रहेंगे इन चीज़ के लिए, और हम ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आगे ऐसा कभी ना हो। द Indian Railways, a statutory body under the Ministry of Railways, Government of India, is responsible for the overall management and control of India trains in India. Indian Railways जो भारतीय रेल जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है, सबसे खास स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे हमारी जो मिनिस्ट्री है रेलवे की, उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है रेलवे मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय जिसे कहते हैं हम लोग। रेल मंत्रालय गवर्नमेंट इंडिया यानी भारतीय जो हमारा जो भारत का संविधान ही, तो भारतीय संविधान जो है भारत का, उस भारत संविधान के अंदर में जो रेलवे मंत्रालय है उसके अंडर में ही हमारी इंडियन रेलवेज आती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेन्स इंडिया, जो कि उत्तराधिकार जिसे दिया गया है कि पूरी इंडिया में रेल को मैनेज करना और उसे कंट्रोल करना। वैरायटी ऑफ ट्रेन्स, जो एक चौथा था कि अलग अलग किस्म के ट्रेन, लोकल ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, टूरिस्ट ट्रेन है, मालगाड़ी है, तो अलग अलग किस्मों की ट्रेनें मिल जाती हैं आपको। देयर एग्जिस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ट्रेन इन मेनी कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग किस्मों के ट्रेन आपको मिल जाएगी। कहीं बुलेट ट्रेन मिल जाएंगी, कहीं आपको अंडर वाटर ट्रेन मिल जाएंगी, कहीं सुपर फास्ट मिल जाएगी, कहीं एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएंगी, कहीं स्लो ट्रेन मिल जाएंगी, कहीं पे टॉय ट्रेन मिल जाएंगी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की ट्रेन आपको मिल जाएंगी। अच्छा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि एक से दूसरे में आप नहीं जा सकते हैं, ये एक ट्रेन की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रेलवेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। रेलवेज जो है वो आप उसको एक से दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्यों? इट मीन्स द रेलवे लाइन्स वंस लेड डाउन कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। आप रेलवे लाइन अगर बिछ गई तो उसको आप दूसरी किसी भी यातायात में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एक रेलवे का नॉन ट्रांसफर, यानी रेलवे की जो रेलवे का जो सिस्टम है, एक बार आपने उसको बिठा दिया तो वो सिर्फ रेलवे ही उसमें काम करेगा और कोई दूसरा साधन उसमें, जैसे रास्ते पे आप साइकिल, स्कूटी, कैब, टैक्सी, कोच, बस सब चला सकते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक पे आप सिर्फ ट्रेन ही चला सकते हैं और कुछ नहीं चला सकते। Thus, it is one of the most crucial decisions of railway authorities to properly identify the length, route, starting point and end point of potential railway line. इसीलिए इंडियन रेलवेज जो है उन्हें बहुत ध्यान से एक रेलवे ट्रैक को बिछाना पड़ता है, उसका लेंथ, उसकी जो लंबाई सही से ध्यान में रखते हुए, कौन से रूट से वो जाएगी वो ध्यान में रखते हुए, कहाँ से शुरू होगी स्टार्टिंग पॉइंट और कहाँ पे पहुँचेगी और पोटेंशियल रेलवे लाइंस कहाँ कहाँ हो सकती है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। क्योंकि बिछाना पड़ता है, क्योंकि एक बार बिछ गई तो आप उसको दोबारा किसी दूसरे काम में नहीं ला सकते हैं। सेपरेट रेट फिक्सेशन, अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग रेट फिक्स रहते हैं। रेलवे सेपरेटली फिक्स द रेट्स ऑफ गुड्स ट्रैफिक एंड पैसेंजर ट्रैफिक। तो मालगाड़ी के लिए अलग रेट है,
अगर आप मालगाड़ी में अपना सामान भेजते हैं उसका अलग रेट है, और आप खुद अगर किसी ट्रेन में जाते हैं तो उसका अलग रेट है। तो हर चीज़ के लिए रेलवे ने अलग अपना वो सिस्टम बिठाया हुआ कि आप इसका अलग रेट रखेंगे, उसका अलग रेट रखेंगे। जनरली द सेम रेट्स अप्लाई टू ऑल द पैसेंजर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। लेकिन सेम रेट भी लगा रहता है कहाँ पे? जब आप समझ लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और मैं कलकत्ता से हूं, तो मैं अगर कलकत्ता से दिल्ली जाता हूं और दिल्ली में मैं कोई लोकल ट्रेन पकड़ता हूं, तो मुझे भी वही पैसा देना होगा टिकट के लिए जो पैसा दिल्ली वासी जो देते हैं उस ट्रेन में चढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कलकत्ता से गया तो मुझे अलग से उस ट्रेन के लिए अलग पैसा देना होगा। जिस पैसे में वो बंदा या बंदी टिकट ले रहा होगा, मुझे भी वही पैसा देकर टिकट खरीदना होगा। Similarly, the criterion for setting up freight rates mostly remain constant throughout the nation. तो ये जो रेट्स हैं, ये इंडियन रेलवेज जो है, ये सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में इसको कांस्टेंट और फिक्स रखा जाता है कि कितने रुपए की टिकट होगी कहाँ से, ये फिक्स किया जाता है। यहाँ से डिस्टेंस का इतना, वहाँ से डिस्टेंस का उतना है। अच्छा, फेयर क्लासेस, अब हम 7वें नंबर पे आते हैं। फेयर क्लासेस यानी अलग अलग होती हैं। जनरल होती है, स्लीपर होती है, सिटिंग वाली होती है, नॉन एसी, एसी, 3 टियर एसी, 2 टियर एसी, कूप, केबिन, अलग अलग तरह की क्लासेस रहती हैं। तो यूजुअली देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेलवे फेयर्स बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ रिजर्वेशन। तो आप जिस क्लास में रिजर्वेशन करेंगे अपनी, उस हिसाब से आपको पैसा देना होगा। रेलवे ने उसी हिसाब से नियम किया होगा। अगर आप जनरल में जाते हैं कम पैसा देना है, एसी में जाते हैं ज़्यादा पैसा देना है। इस हिसाब से उसको पूरा डिवाइड किया हुआ है उन्होंने कि आपको जैसे रिजर्वेशन करेंगे उस हिसाब से पैसा देना होगा। इंडियन रेलवेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो इंडियन रेलवेज में भी वैसे ही है कि अलग अलग फेयर्स हैं अलग अलग क्लासेस में। अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे कि एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, एसी चेयर कार, स्लीपर, सेकंड सिटिंग, अनरिजर्व, जिसे जनरल कहते हैं। Among these classes, the most expensive fare is applicable on AC first class as an AC executive chair car. तो AC first class जो है और AC executive chair car जो है, इसका जो भाड़ा है वो सबसे ज़्यादा है इसमें से, ठीक है। While the cheapest is on second sitting and unreserved ticket. सेकेंड क्लास वाली सिटिंग वाली है और जो अनरिजर्व यानी जनरल डब्बा है, इनका भाड़ा सबसे कम होता है। अब है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है रेलवे के लिए कि एक रेलवे का जाल बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कि पटरियों का है, डब्बों का है, ये बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लग जाता है। तो रेलवेज इन्वॉल्व अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन बाइंग लैंड, constructing railway stations, bridges, tunnels, laying down tracks and manufacturing coaches, wheels, engine, etc. तो रेलवे में बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज पैसा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन खरीदनी पड़ती है जहाँ पे रेल की पटरी बिछेगी। कंस्ट्रक्टिंग रेलवे स्टेशन, रेलवे के स्टेशन बनाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि बस स्टॉप बहुत छोटा सा रहता है लेकिन एक रेलवे का स्टेशन तो बहुत बड़ा रहता है। ब्रिजेस, आपको ब्रिजेस बनानी है नदियों के ऊपर से या किसी जगह के ऊपर से। टनल्स, आपको पहाड़ों को खोद कर उसके अंदर से टनल्स बनाने, गुफाएं बनानी पड़ेंगी जिसके अंदर से रेलवे निकलेगी। लेइंग डाउन ट्रैक्स, आपको ट्रैक्स बिछानी पड़ेंगी, उसके लिए पैसा अलग लगेगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग कोचेस, रेलवे के डब्बे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। व्हील्स, पहिए बनाने के लिए पैसा लगता है। इंजन, रेलवे का जो इंजन है बहुत महंगा बनता है वो। Therefore, no single individual can afford to make such a invest. तो एक अकेले इंसान से तो भैया ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो रेलवे में अकेला इन्वेस्ट कर सके। बहुत ह्यूज अमाउंट लगता है इसके लिए, बहुत ह्यूज अमाउंट लगता है। अगला है 9 नंबर है मोनोपोली। मोनोपोली कैसी कि एक कोई बॉडी जो है वो पूरे इस सिस्टम को, रेलवे के सिस्टम को अपना के रखती है। उनकी अपनी धाक होती है, उनका अपना राज होता है इसमें। जैसे इन सेवरल कंट्रीज देयर एग्जिस्ट अ मोनोपोली इन रेलवे। काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पे कि रेलवे के ऊपर उन लोगों की मोनोपोली चलती है। एक खास मोनोपोली चलती है रेलवे के ऊपर, उनका आधिपत्य है, उनका राज है। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द मोनोपोली ओवर इंडियन रेलवे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारे देश की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उसके पूरी मोनोपोली चलती है, उसका राज चलता है इंडियन रेलवेज के ऊपर, भारतीय रेल के ऊपर। दिस मीन्स द एंटायर ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवे लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की जो सरकार है, उसके अंडर में ही ओनरशिप, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ रेलवे को। एंड मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका रख रखाव जो है वो उसको वो भी देखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन रेलवेज। और कंट्रोल कैसे करना है वो भी यही लोग करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो इंडिविजुअल और ग्रुप कैन इंटरवीन इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन। तो कहने का मतलब है आखिर में कि
इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार को छोड़ के, इंडियन रेलवेज को छोड़ के और कोई बंदा रेलवे में अपनी उंगली नहीं घुसा सकता, कुछ इंटरवीन नहीं कर सकता, और किसी भी तरीके से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और आखिरी 10वां है प्रिविलेजेस, कि जो जो सुख सुविधाएं वहाँ मिलती हैं रेलवे में, जैसे रेलवेज नीड स्पेशल अरेंजमेंट टू ऑफर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो रेलवे को अगर स्पीड से जल्दी चलना है, बहुत सुचारू रूप से चलना है, तो उसके लिए उससे कुछ खास अरेंजमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे रेलवे नीड स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम द स्टेट, रेलवेज को राज्यों से प्रॉपर्टी के राइट्स चाहिए, जो बिछाते हैं, वो जो बिछाने के लिए ज़मीन जो है वो उन राज्यों से उनको लेना पड़ता है कि ये हमारा, अब आप भारतीय सरकार बोलेगी ऐसे राज्य में जाके कि भाई साहब मुझे आपके यहाँ रेल बिछाएं, तो वो प्रॉपर्टी के राइट्स, कि जिस ज़मीन पे वो रेल बिछेगी तो उसके राइट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर परचेजिंग लैंड, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से लैंड परचेज करने के लिए उन लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेज एंड टनल्स, जो ब्रिज और टनल बनाने के लिए है उसके लिए इन लोगों को अधिकार लेना पड़ता है। एंड लेइंग डाउन ट्रैक्स, और ट्रैक्स को बिछाने के लिए भी अधिकार लेना पड़ता है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, कि रेलवे ट्रांसपोर्ट के फायदे क्या क्या हैं और रेलवे ट्रांसपोर्ट के नुकसान क्या क्या हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट के फायदे कौन कौन से हैं। पहला, मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। किसी भी बुरे वेदर में आप रेलवे में जा सकते हैं, बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो बाहर, तो आप रेलवे में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत, बहुत गर्मी हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे में अगर आप बैठे हैं तो आपको मतलब किसी भी बैड कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ा, आप ट्रैवल अपना फ्रीली कर सकते हैं। दूसरा, अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू शेड्यूल, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर सर्विस। अब ये बहुत ही शेड्यूल्ड है, वक्त पे चलने वाला है, बिल्कुल इसका वक्त निर्धारित किया हुआ है, यूनिफॉर्म बिल्कुल सही ढंग से चलता है, और रेगुलर सर्विस आपको मिलती है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल पूरी तरह से सुनियोजित है। सुनियोजित होने से आपको यातायात में बहुत सुविधाएं मिलती हैं। suitable for long distance journey due to the availability of AC and non-AC sleeper coaches embedded with various amenities। अब आप लंबी दूरी में अगर जाना चाहें कि 1 दिन 2 दिन की दूरी में, तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि AC कोचेज है, नॉन AC कोचेज हैं, जिसमें कि बर्थ हैं जहां आप सो सकते हैं, यानी रात को आप आराम से जैसे घर में सोते हैं उसमें सो सकते हैं, सो के जा सकते हैं। चौथा, सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की एंड हैवी बैगेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप अपने साथ लंबे भारी सामान लेके जाना चाहते हैं दूर डिस्टेंस में, आप ट्रेन में आराम से लेके जा सकते हैं अपने साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्लाइट में एक लिमिट दी जाती है 15 किलो, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते, फिर पैसा भरना पड़ता है। रेलवे में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप सामान भिजवा रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आप उसमें लेकिन वो खर्चा कम आता है, फ्लाइट से खर्चा उसमें बहुत ज़्यादा कम आता है। मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एज पर पैसेंजर फ्यूल कंजम्पशन इज लेस देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि आप जो दूसरी गाड़ियां हैं जिसमें कि जैसे बस होगी, तो 10 बसें जो चलेंगी, वो 10 बसों के जो पैसेंजर्स हैं वो एक ट्रेन में आराम से आ सकते हो। 10 बसों से जो धुआं निकलेगा, जो प्रदूषण होगा वो, और रेलवे में प्रदूषण होता नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलती है, तो प्रदूषण बहुत कम होगा। ये बहुत सेफ है, और जो है कि तेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, यानी तेल का संचय होता है, बचता है तेल, और प्रदूषण कम होता है। मोर इकोनॉमिक देन मोस्ट ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है, बहुत सारे जो अदर मोड्स हैं, बहुत सारे दूसरे यातायात के साधनों से ये बहुत ज़्यादा जेब पे हल्का पड़ता है, थोड़ा सस्ता है। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन एक्सीडेंट। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ भी सुरक्षित इसलिए माना जाता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कहीं पे ट्रेन आपकी, जैसे गाड़ी पंचर कहीं भी हो सकता है लेकिन ट्रेन पंचर नहीं होती। और दूसरा, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत, जो हम पहले बात कर रहे थे, बहुत कम होते हैं चांसेस, भगवान ना करे कभी हो, तो ये भी बहुत कम होता है। लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी अमंग ऑल द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी, और जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप निकाल लें उसमें सबसे ज़्यादा जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इसी की है। आप चाहे जो भी आप जहाज़ बोल लें, आप हवाई जहाज़ बोल लें, आप छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कुछ भी बोल लें, लेकिन रेलवे से ज़्यादा पब्लिक कोई दूसरा वाहन लेके जा नहीं सकता है। रेलवेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लैक्स ऑफ पीपल इन, और लाखों लोगों को रेलवे में नौकरी मिलती है, लाखों लोगों को मिलती है। गार्ड हो गया, आपका कूली जो होते हैं, वो जो सामान रखते हैं, जो क्या कहते हैं, सिग्नल वाला हो गया, इंजन ड्राइवर हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, बहुत लोगों को नौकरी मिल जाती है रेलवे में। हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ नेशन बाय फैसिलिटेटिंग ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स।
किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उसके औद्योगिकीकरण में बहुत मदद करता है, उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि आप रेलवे के थ्रू से सामान, कच्चा सामान, तैयार सामान, भरपूर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। कि जैसे आपको अगर कुछ कच्चा सामान यहाँ से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आपने पहुंचा दिया, वहाँ पहुंचा कारखाने में, तो और वो समझ लीजिए एक चीज़ जो यहाँ मिलती है वहाँ नहीं मिलती, तो आप रेलवे के थ्रू से उसको पहुँचा दिया। और जैसे कोयला जाता है, आपको सबको पता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, ये एक बहुत सुविधाजनक चीज़ है हमारे लिए। अब आते हैं रेलवे के नुकसान क्या क्या हैं, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या। पहला, देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स गेटिंग लॉस्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे ड्यू टू द बल्क क्वांटिटीज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है, सामान आपका खो जाने का एक चांस रहता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा सामान एक एक ट्रेन में जाता है, जब आप सामान भेजते हैं, बुक करते हैं, कि बीच में से कोई सामान खो ही सकता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि वो लोग अगर ध्यान ना दें, एक सामान रह गया, एक सामान कहीं गिर गया, टूट गया, तो ये एक बहुत बड़ी चांस रहती है, जो कि आपकी फ्लाइट वगैरह में बहुत कम रहती है चांसेस, या खुद गाड़ी लेके जाओ तो अलग है। रेलवे सफ़र रिजिडिटी एज टाइमिंग्स एंड रूट्स कैन बी टेलर्ड एज पर द इंडिविजुअल नीड्स। वही कि आप अपने हिसाब से, रेलवे बहुत रिजिड है, बहुत ही सख्त है कि आप उसको मोड़ नहीं सकते। मतलब आप अपने हिसाब से रेलवे को अपनी टाइम के हिसाब से नहीं चला, जो उसकी टाइमिंग है उस पर ही चलेगा भैया, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते उसको। रेल ट्रांसपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक रोड ट्रांसपोर्ट। वही रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको आपके घर के दरवाजे तक नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप अगर कैब या ऑटो टोटो रिक्शा ले लें वो आपको घर के दरवाजे तक छोड़ देगा। रेल आपको स्टेशन पे ही छोड़ेगी, वहाँ से आपको घर खुद जाना होगा, बशर्ते कि आपका घर रेलवे स्टेशन के बाजू में ना हो, तो अलग बात होगी। ह्यूज कैपिटल आउटले रेस्ट्रिक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ रेलवे इन रूरल। अब इतना ज़्यादा पैसा इसमें लगता है कि जो गांव खेड़े में जो रेलवे को पहुंचाना, कि दूर दूर तक, अंदरूनी जगहों तक, वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसको बिछाने में ही बहुत पैसा लग जाता है, रेलवे ट्रैक्स को, रेलवे के जाल को बिछाने में। रेलवेज रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है रेलवे को तैयार करने में, यानी पटरी, कमरे, डब्बे, पहिया, इंजन वगैरह तैयार करने, मेंटेन करने में उसको बहुत पैसा लगता है, और उसको ऑपरेट करने में भी उतना ही पैसा लगता है। ये जो ऊपर से इलेक्ट्रिक के जो वायर जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो ऑपरेट होता है, इसका अलग बिल जो है ये। इंटरमीडिएट लोडिंग एंड अनलोडिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, वेयर एंड टियर एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। अब जो इंटरमीडिएट लोडिंग और अपलोडिंग होती है, जो कि मीडियम जो होता है ना, जो कि एक गाड़ी में माल अपलोड होता है, मालगाड़ी में सामान आपने चढ़ाया, जो इंटरमीडिएट जो होता है बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं होता, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आपका सामान वेयर एंड टेयर टूट सकता है, थोड़ा फट सकता है, टूट सकता है, कहीं से उसको खरोंचें आ सकती हैं, कोई सामान टूट भी सकता है, और वक्त भी बहुत ज़्यादा उसमें आपका चला जाता है, और पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। रेलवेज आर पर्टिकुलरली रिस्की फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेजाइल आइटम्स। अब जो चीज़ टूटने लायक है वो तो आप रेलवे में भेज ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी वक्त उसको वो लोग तोड़ देंगे। तो फ्रेजाइल आइटम जो कि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत टूट जाने योग्य हैं, उसको आप ट्रेन में भेज नहीं सकते हैं, सीधी बात। रेलवेज मस्ट कैरी अ फुल लोड ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। तो रेलवे मस्ट कैरी अ फुल लोड ऑफ द, रेलवे को अपनी खुद की जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस और एफिशिएंट खुद के जो खर्चे हैं एफिशिएंटली ऑपरेट करने में, कि सुचारू रूप से चलने में, वो खर्चा रेल को खुद अपना उठाना पड़ता है। ये एक रेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो रेलवे को अपना पैसा खुद निकालना पड़ता है। काफ़ी लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, तो इस वजह से रेलवे को नुकसान भी मिलता है बहुत ज़्यादा। द ह्यूज कैपिटल आउटले इन रेलवे गिव्स राइज टू मोनोपोली। तो ये जो ह्यूज कैपिटल जो डालना पड़ता है, इसकी वजह से रेलवे में एकाधिकार जिसको बोलते हैं, कि आधिपत्य, राज, एक ही बंदा उसको, यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे ही उसको पावर उसके ऊपर में रख सकती है, कि दूसरा कोई उसमें जाके, क्योंकि आप अपने, एक आम आदमी के पास उतना पैसा होता है नहीं कि वो रेलवे में इन्वेस्ट कर सके। आप गाड़ी खरीद सकते हैं 4-5-6 लाख रुपए में, लेकिन आप एक रेलवे का पूरा डब्बा या रेलवे ट्रैक नहीं खरीद सकते। इट टेक्स मच टाइम एंड एफर्ट इन बुकिंग एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट। जी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रेलवे का, कि आपको कोई सामान बुक करने में और उसकी डिलीवरी लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, जब आप रेल से उस सामान को भेजें, और बुक और टेकिंग जो किसी को बुक करने में सामान में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, वो फ़्लाइट वगैरह में नहीं होता, और अपने साथ अगर आप ले जाएं तो वो चीज़ नहीं होती। तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल रही है। अगर कोई दिक्कत हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करने की। मैं कोई मंझा हुआ टीचर या कुछ नहीं हूँ, मैं तो आप ही लोगों के साथ में, मैंने पहली बार इसमें एडमिशन लिया, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ आप लोगों के साथ में। शायद अगर थोड़ी सी आपकी मदद हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मेरी खुद की मदद तो हो ही रही है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।